शब्दाक्षर राष्ट्रीय के बिहार इकाई आप सबका इस सभागार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। गया जी की यह पावन धरती लाइव है जो मां मंगला के आशीष भगवान विष्णु के चरण रज लिंक हम पे भेजी ही नहीं है, लिंक हम पे भेजी और महात्मा बुद्ध के ज्ञान की किरणों से अभिषेचित है, जहां आदिकाल से साहित्य, संगीत और कला की त्रिवेणी अनवरत प्रवाहित होती रही है। गया की धरती ने, गया की मिट्टी ने न केवल स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय, बल्कि हम यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त साहित्यकारों को अपनी गोद में पाला है, उनका संवर्धन किया है, तो शायद यह अतिशयोक्ति नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में गया की जिस धरती को पंडित हंस कुमार तिवारी, श्री गुलाब खंडेलवाल जी, पंडित मोहनलाल महतो वियोगी जी और पता नहीं कितने नाम, पंडित गोपाल लाल महतो, पंडित गोपाल लाल सिजवार, पंडित श्यामनंदन मिश्र, पंडित राम नरेश पाठक, डॉक्टर गोपीनाथ पाठक, अगर नाम गिनवाना मैं शुरू करूं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन करीब कम नहीं होगी। उनके पूर्व भी और उनके बाद भी वह धारा अजस्र रूप से आज प्रवाहित हो रही है। उसी की एक कड़ी आज भी हमारे समक्ष इस नई पीढ़ी में, इस युवा पीढ़ी में, इस बदलते भारत में देखने को मिलता है, जहां नए नए जो हमारे नवोदित बच्चे हैं, जिनको उंगली पकड़कर कल तक हमने चलना सिखाया था, साहित्य के एक एक कड़ियों को जोड़ना सिखाया था, आज हमारे बीच वो कुलाचे भरते दिखते हैं, हृदय आह्लादित हो जाता है। यहाँ मगध विश्वविद्यालय बोधगया से पधारे कई विद्वान शिक्षक हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी छत्र छाया में रश्मि ने ज्ञान की किरणों को अपने भीतर समाहित किया था, साहित्य के कणों से अपने आप को सींचा था। आज उनके समक्ष डॉक्टर रश्मि के रूप में हुआ रश्मि अपने भीतर अर्जित ज्ञान की किरणों को एक पुस्तक के रूप में लेकर प्रस्तुत हो रही है। जाहिर सी बात है कि वे गुरुजन आज आह्लादित हो रहे होंगे। एक साल के अंदर यह चौथी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी बात है इस गया की मिट्टी के लिए, और यह आशीर्वाद हमारे उन पूर्वजों का है जिनके स्वेद से यहाँ की
यह पावन धरा सदैव सिंचित होती रही है। तो आइए, बातें तो होती रहेंगी। हमारे बीच लोग आ चुके हैं, आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा या मंच कर रहा है। ऐसे में कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति आप सबसे चाहते हुए सबसे पहले, जैसी कि हमारी परंपरा रही है, मंगलाचरण की, किसी भी कार्य को आरंभ करने के पूर्व हम अपने ईश की वंदना करते हैं। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि हम उस स्थान पर यह कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं जहां प्रत्यक्ष जगत पालक भगवान विष्णु स्वयं विराज रहे हैं। तुम यहाँ पे रहना। तो भगवान विष्णु को समर्पित आज यह मंगलाचरण गया जी के उन नन्हे श्रावकों के द्वारा, जिनके घर के भीतर ज्ञान की रोशनी दूर दूर तक भी कहीं नहीं दिखती थी, आज हम सब ने एक छोटा सा प्रयास करके उस घर तक ज्ञान की किरणों को पहुंचाने का प्रयास किया है। ये उस घर के बच्चे हैं जिनसे हम सब अधिकांशतः किनारा काटने का प्रयास करते हैं। दलित महादलित परिवार के बच्चे हैं, लेकिन इनके भीतर वह ज्ञान का प्रकाश किस भांति समाहित किया जा रहा है, ये उनके ही मुख से भगवत गीता के 15वें अध्याय के वाचन से आप सुनेंगे मंगलाचरण के रूप में। और यह काम श्रीमती सत्यवती गुप्ता जी, वात्सल्य निर्भयाशक्ति की संचालिका, उनके सौजन्य से, हम सबके सहयोग से संपादित हो रहा है। कुछ बच्चे आज यहाँ आए हैं, मैं चाहूंगा सत्यवती जी उन बच्चों को मंच तक लाएं और भगवान विष्णु को समर्पित हमारा अमर ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का वाचन उन बच्चों के द्वारा। Audience
शिक्षा किसी का मोहताज नहीं होती। यह ऐसी किरण है जो पाताल तलक भी जाकर अपना प्रभाव दिखलाती ही है। एक छोटा सा प्रयास हम सबका इस गया जी की पावन धरती पर। और अब मंगलाचरण के बाद बारी आती है मंच पर मंच की शोभा बढ़ाने और कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए एक वैसे सशक्त हस्ताक्षर की जिसके एक आदेश पर हम सब संचालित हों आज के इस कार्यक्रम में। और उसके लिए हमारे समक्ष हमारा परम सौभाग्य है कि न केवल हिंदी अपितु अंग्रेजी और भी बंगला और पता नहीं कई भाषाओं पर अपना एकाधिकार रखने वाले, जिन्होंने गया की मिट्टी को भी बहुत करीब से पहचाना है एक लंबे समय तक रहकर। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जिनकी एक अपनी विशिष्ट पहचान है, आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री कौशल किशोर त्रिवेदी सर जी, प्रभात खबर कोलकाता के संपादक के रूप में आज आप विराजमान हैं। कभी हमारी गया की धरती को भी आपके पगल ने सुशोभित किया था। यह मंच आपका इंतजार कर रहा है। डॉक्टर रश्मि से मैं आग्रह करूंगा कौशल सर को मंच तक लाएं और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता का गुरुतर भार मैं आपके सबल कंधों पर देना चाहता हूं। विश्वास है सदन कर्तव्य ध्वनि से मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करें। और अब सर ने आसन ग्रहण कर लिया है हम सबके आग्रह को मानते हुए। यद्यपि आज आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, आगे की यात्रा भी आपको तय करनी है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि जो आप के आशीर्वाद हम सबको मिलेंगे आज। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम के ये मुख्य आतिथ्य जिनके सबल कंधों पर मैं देना चाहता हूँ, जिनके छत्र छाया में रश्मि से डॉक्टर रश्मि का निर्माण हुआ है। ऐसे हमारे मुगल विश्वविद्यालय से पधारे अंग्रेजी विभाग के आदरणीय विद्वान प्रोफेसर नीरज कुमार जी, डॉक्टर रश्मि सर को मंच पर बुलाने को दिखाते। गया के साहित्य को न केवल स्पर्श किया है, जी रहे थे, जी रहे हैं और आगे भी उसी साहित्य के साथ जीवन जीने का अनवरत प्रयास जारी है। ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार जिनके आशीर्वचनों का लाभ हम बराबर लेते रहते हैं, जिनके उंगलियों को पकड़कर साहित्य के चंद शब्दों को बोलना या लिखने का अभ्यास हमने किया है, ऐसे हमारे वर्ण विभूति डॉक्टर रामकृष्ण यहाँ पधारे हैं। आपसे हमारा आग्रह होगा डॉक्टर रश्मि सर को लाकर यहाँ मंचासीन करें आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर रामकृष्ण। और
किसको मैं बड़ा कहूँ और किसको मैं छोटा कहूँ, यहाँ सभी वर्ण विभूतियां हमारे समक्ष। तो इन वर्ण विभूतियों के बीच से ये सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन उस अपराध को करना ही पड़ता है परिस्थितिवश। गोस्वामी जी ने ही मानस में इसकी चर्चा कर दी है। ऐसे में मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं प्रोफेसर प्राणेश सिन्हा जी। आप पूर्व प्राचार्य के पद को सुशोभित कर चुके हैं। यह मंच आपका स्वागत करता है। डॉक्टर रश्मि सर को मंच पर लाने की कृपा करें। जगजीवन कॉलेज गया से पधारे यहां सभागार में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर दीनानाथ सर। डॉक्टर दीनानाथ सर मंच पर आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में, और अब मैं उस सूरज को आमंत्रित करूं जिसकी रश्मि से यह रश्मि आज यहां ज्ञान का प्रकाश बिखेर रही है। उसके पूर्व मैं चाहूंगा हमारे शब्दाक्षर के प्रदेश प्रसार मंत्री और गया जी के साहित्य में बिल्कुल रचे बसे, जिनके गीतों की फुहार से हम सब बराबर भाव विभोर हुआ करते हैं, पंडित श्री कन्हैयालाल मेहरवार जी। रश्मि जी सर को मंचासीन करें। और जैसी कि चर्चा मैंने की थी, और अब मैं उस हस्ताक्षर को इस मंच तक आमंत्रण देना चाहूंगा जिसके बगैर न साहित्य हो सकता है, न संगीत हो सकता है और न कला हो सकती है, क्योंकि सबका संबंध इस धरती से होता है। और इस संपूर्ण विश्व के कण-कण में अगर ये सब समाहित है तो उसके पीछे भूगोल का हाथ होता है। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे यहाँ इस सभागार में मगध विश्वविद्यालय से यहाँ तक की यात्रा तय कर पधारे प्रोफेसर डॉक्टर मनीष सिन्हा सर यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर रश्मि मनीष सर को मंच तक लाएं। और अब जैसे कि चर्चा मैंने की थी, जिस सूर्य की रश्मि से ये रश्मि आज जगमगा रही है, उस व्यक्तित्व को, उस संस्कार के भंडार को, जिसने बचपन से एक एक क्षण अपने बच्चों के भीतर सनातन का संस्कार दिया, साहित्य का संस्कार दिया, संस्कृति का संस्कार दिया, वे डॉक्टर रश्मि के जनक यहाँ उपस्थित हैं श्री पीके मोहन जी। एक पुत्री अपने पिता को आसन प्रदान करते हुए डॉक्टर रश्मि श्री पीके मोहन सर को
ये मंच आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है, बहुत बहुत स्वागत करता है। और अब बगैर देरी किए हुए हम चाहेंगे कि आप सबके कर कमलों से पावन दीप का प्रज्वलन हो, भगवती भारती के श्री चरणों में पुष्पार्चन कर हम कार्यक्रम को आरंभ करें। और एक व्यक्ति जो अभी अभी हमारे बीच आए हैं और बड़े विद्वान यहाँ केंद्रीय विद्यालय में आप पदस्थापित हैं, श्री वीरेंद्र सर जी, आपसे आग्रह होगा आप मुझ तक अगर मंच की शोभा बढ़ाएं। डॉक्टर रश्मि। रश्मि जी दीप प्रज्वलन करिए। आया जैसे
और इस उद्घाटन सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर से आग्रह करूंगा भगवती भारती को अपने द्वारा स्वरचित उनकी जो रचना है उसके माध्यम से आप अभ्यर्थना अपनी प्रस्तुत करें, अपनी रचना करें सरस्वती गीत के माध्यम से। डॉक्टर बसु। सर्वप्रथम मैं आप आज के जो कार्यक्रम में आप जितने भी अतिथिगण आए हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये मेरे लिए सचमुच बड़े ही हर्ष का, गौरव का और आह्लाद का विषय है कि आप सब मेरे इस छोटे से निमंत्रण पर आप सब यहाँ इस गया जी के इतने महत्वपूर्ण जो हस्तियां हैं सब लोग यहाँ आकर पधारे गए, आतिथ्य मेरा स्वीकार किए। और किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ पावन सरस्वती वंदना से होता है। ये हम लोग की यहाँ की ये रीति चलती आ रही है और जो मैं सरस्वती वंदना माँ सरस्वती के चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ वो सरस्वती वंदना उस पाठ क्षितिज के जाना है किताब में ही सबसे पहले उसका जो है उसी से वो किताब प्रारंभ होती है, शुभारंभ उसका होता है। तो मैं उसी सरस्वती वंदना को यहाँ समर्पित करना चाहूंगी। माँ वीणा पाणी हमें तुम्हें अपनी शरण दे दो, शीश झुकाए हैं माँ शुभ्र चरण दे दो, शीश झुकाए हैं माँ शुभ्र चरण दे दो। माँ वीणा पाणी हमें तुम्हें अपनी शरण दे दो, शीश झुकाए हैं माँ शुभ्र चरण दे दो, शीश झुकाए हैं माँ शुभ्र चरण दे दो। जब भी मन घबराया तू याद हमें आई, हर के विकारों को नित अपना
को समर्पित। डॉक्टर रश्मि के द्वारा यह सूरज गीत, मैंने पहले ही कहा था कि गया जी की यह पावन धरती साहित्य, संगीत और कला की त्रिवेणी है, जहां इन तीनों की धार अनवरत बहती रहती है, अनंत काल से बहती आ रही है। और यह विश्वास है कि जहां ये बच्चे इस रूप में आगे बढ़ते हुए जब अपनी अगली पीढ़ी को भी तैयार करेंगे तो शायद वह धारा कभी सूखेगी नहीं। और अब मैं चाहूंगा श्री रवि जी यहाँ उपस्थित हैं, आप आए और पुष्पगुच्छ एवं पुष्पहार समर्पित कर अपने अभ्यागतों का स्वागत करें। रवि जी। तिलक धारण और पुष्पमाला ग्रहण के बाद अब बारी आती है अंग वस्त्र प्रदान करने की। और डॉक्टर रश्मि से गुजारिश होगी, डॉक्टर रश्मि अभ्यागतों का स्वागत अंग वस्त्र प्रदान कर। डॉक्टर रश्मि।
अश्विनी भैया थोड़ा सा साइड। वो दिक्कत जैसी कि हमारी भारतीय परंपरा रही है, अभ्यागतों का सर्वप्रथम स्वागत उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि जब तक हमारे अतिथि प्रसन्न नहीं होते, उनके हृदय से जिसको उन्होंने संचित कर रखा है हमें देने के लिए, वो आशीर्वाद निकले, लेकिन शायद थोड़ा कम निकल पाता। इसके लिए हम अतिथियों का स्वागत करते हैं, ताकि उनका भरपूर आशीर्वाद हम दे सकें। और वह बेला अब आन पड़ी है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर रश्मि भी मंच पर उपस्थित हो जाएं। इनकी जो कीर्तियां हैं, जो धवल कीर्तियां हैं, जिसे पाकर आज हम सब आराधित हो रहे हैं, उस पार से निकले जाना है। तो क्या व्यवस्थाएं उन्होंने की है, क्षितिज के पार जाने के लिए हम सब देखेंगे। वह लोकार्पण की बेला आह्वान पड़ी है। मंचस्थ तमाम अतिथियों से हमारा आग्रह होगा और डॉक्टर रश्मि के इस सुंदर संरचना का को हमने लोगों को समर्पित करें, लोग को समर्पित करें, क्षितिज के उस पार जाना। सबका ले रहा है। हाँ हाँ, इतना अच्छा बनाया है ना। मुझे भी दो।
साथ मिलकर और इस लोकार्पण सत्र के बाद हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे मंचस्थ जो विद्वत्वृंद यहाँ उपस्थित हैं, आपके आशीर्वचन के चंद्रपुष्प क्षितिज के उस पार के लिए भी और डॉक्टर तो मैं इस आशीर्वचन सत्र के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर मनीष सिन्हा सर को। प्रोफेसर मनीष सिन्हा सर। धन्यवाद गुरु जी। सबसे पहले तो मैं रश्मि जी को बहुत बधाई और आशीर्वाद देता हूँ उनके चतुर्थ काल संग्रह पे। कुछ शब्द और करने के पहले हम जिस जगह पे हैं वो गया जी है, सनातन भूमि है जहाँ से सनातन संस्कृति प्रवाहित हो रही है। मैं पहले उस सनातन भूमि को प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियाँ मैं स्वरचित करना चाहूँगा। इसका शीर्षक है सनातन वही जो अनंत है। सनातन वही जो अनंत है, सत्य है शाश्वत है, साकार है निराकार है, पृथ्वी है व्योम है, यज्ञ है होम है, आकाश है पाताल है, शिव है महाकाल है। सनातन वही जो अनंत है, जिसका ना कोई अंत है। तो सनातन भूमि को प्रणाम करते हुए उसका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए मैं रश्मि जी के लिए मैं कुछ पंक्तियाँ करना चाहता हूँ। आज रश्मि जी के जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनके चतुर्थ काव्य संग्रह क्षितिज के उस पार जाना है का विमोचन है। रश्मि अपने नाम को चरितार्थ करते हुए अपनी कविताओं की रश्मियों से क्षितिज को प्रकाशित करते हुए उसके उस पार जाने का हौसला संजय हुए हैं। रश्मि अपने नाम को चरितार्थ करते हुए अपनी कविताओं की रश्मियों से क्षितिज को प्रकाशित करते हुए उसके उस पार जाने का हौसला संजोए हुए हैं। आप क्षितिज के पार जाकर उस प्रकाश पुंज को पाकर अपनी कविताओं की रश्मियों से नित्य उजाला फैलाती रहें। मैं आपके लिए ही मंगल कामना करता हूँ। इस अवसर पर मैं उनके लिए कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। और शांति बनाए रखें। डॉक्टर रश्मि के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। शब्द कुसुम सुनकर बुनकर पिरोकर कवि नित्य नए गीत सजाता है। कुछ गीत उसमें से जो अमर हो जाते हैं, जुग जुग गाए जाते हैं, जुग जुग गुनगुनाए जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रश्मि जी को उनके चतुर्थ काव्य संग्रह के विमोचन पर यह शुभकामना और मंगल कामना करता हूँ कि उनके गीत भी अत्यंत लोकप्रिय हों और इसी प्रकार वो अपने गुण रश्मियों से चकाचौंध करती रहें और प्रवान करती रहें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रश्मि से आग्रह करूंगा, यहाँ सभागार में पधारे प्रभात खबर गया के सम्माननीय संपादक श्री कंचन सिन्हा जी उपस्थित हैं। उन्हें मंच तक रहने का प्रयास करेंगी। डॉक्टर रश्मि।
एक चेयर भिजवाइए ऊपर में से। और आशीर्वचन की इस कड़ी में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर दीनानाथ सर जी को। आप आए और क्षितिज के उस पार तक जाने में अपने आशीर्वचनों से डॉक्टर रश्मि को आप्यायित करें। प्रोफेसर दीनानाथ सर। धन्यवाद मनोज बाबू, आपने आज इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रारंभ किया और एक अधिक व्यक्तित्व के रूप में आप सभा का सही तरीके से संचालन कर रहे हैं। भगवान विष्णु की इस पावन नगरी में सर्वप्रथम मैं उनकी आराधना करूंगा इन श्लोकों के द्वारा। ओम नमो अस्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्त्रनामने भूषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि योद्धारणे नमः। ओम सुंदर सकल शरीरे कित भस्माभरणम इति प्रसबुधरूपम तात्रयहरणम। आज शब्दाक्षर के तत्वावधान में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधार कर मुझे असीम खुशी की अनुभूति हो रही है। मंच पर विराजमान हमारे अभिन्न मित्र त्रिवेदी साहब को देखकर मैं गदगद हूँ। हमारे नीरज भाई, रामकृष्ण बाबू, मनीष जी और रश्मि के आदरणीय पापा जी और इस मंच पर विराजमान जितनी विभूतियां हैं और हमारे सामने जितने अतिथि बैठे हुए हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं रश्मि जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि आज के परिवेश में जहां मानव मूल्यों के प्रति नहीं बल्कि मुद्राओं के प्रति, अर्थ के प्रति, राजनीति के प्रति अधिक सहजता दिखाते हैं, जिसके प्रति व्यक्ति व्याकुल है। और आज साहित्य साधना की बात कोई नहीं करता। आज अगर ये कोई राजनीतिक मंच रहता तो कितनी भीड़ रहती। ये साहित्य का मंच है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज साहित्य समाज से विलुप्त होता जा रहा है। मुझे ज्ञात है ये साहित्य, लिटरेचर एंड लाइफ आर पैरेलल डेवलपमेंट्स, और इस साहित्य की जो दुर्दशा है इसे देखकर मुझे चिंता होती है। लेकिन एक आशा की किरण अभी भी कायम है कि हमारे बहुत सारे प्रतिभावान शिक्षक और साहित्य रचनाकार अभी भी आगे हैं और अपनी बातों को रखने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और जब कोई साहित्य सृजन करता है तो एक दो तरह की बातें होती है। द मैन हु सफर्स एंड द माइंड व्हिच क्रिएट्स, द मोर वी सफर द मोर ब्यूटीफुल outcome come out through our poetic outputs. These poetic outpourings, they make us sublime, and I am highly indebted to Rashmi because she takes out her precious time out of her busy schedule और साहित्य की रचना वो करती हैं। और आज के परिवेश में जो आज समाज का जो दृश्य है, एक जमाना था जब साहित्य में समाज में वैल्यूज होते थे। आज मुझे कहना पड़ता है कि टुडे द नॉर्म्स ऑफ लाइफ हैव डिक्लाइंड टू सच एन एक्सटेंट
that chaos has become coexistent with all spheres of existence. और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में साहित्य की बात करना अपने आप में अनोखा है। मैं रश्मि से आग्रह करूंगा कि वो उनकी साहित्य की जो ये धारा जो चल रही है अनवरत चलती रहे और अपने साहित्यिक रचनाओं से हमें और अपने समाज को आलोकित करती रहें। मैं इनके प्रति पूरी निष्ठा के साथ इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और इनसे इनको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर प्राणेश सिन्हा सर को, जो पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं। मैम प्रोफेसर प्राणेश सिन्हा सर। सभी आदरणीय हैं। मुझे साहित्य का बहुत ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अनुभव से एक चीज मैंने सीखा है तो अपने गुरुओं के सानिध्य में हर सृष्टा एक नई सृष्टि का निर्माण करता है और वो उसका निर्माता है। रश्मि ने जिस तरह काव्य यात्रा शुरू की है, ये इनकी एक नई सृष्टि है और ये सृष्टि निश्चित रूप से उस क्षितिज को भेदने में सफल हुई। इस प्रसंग में मुझे एक पुरानी घटना याद आती है। मेरे गुरु हुआ करते थे, मेरे मित्र भी हुआ करते थे, डॉक्टर नसीम अख्तर साहब निर्देशक थे पुरातन के। तो वैशाली उत्खनन के समय पीके बरुआ साहब राज्यपाल थे बिहार के और वो वहां आए थे। उनकी पुत्री ने प्रश्न कर लिया उनसे कि क्या मिलता है आप लोगों को, इतनी मिट्टी में काम करते करते कैसे आनंद लेते हैं। तो उनका एक उत्तर मुझे बड़ा सटीक लगा था और हम लोग हंस भी दिए थे। उन्होंने कहा कि ये महामहिम राज्यपाल नहीं नसीम अख्तर ही है जो इस खंडहर में प्रवेश करेगा बिंबिसार के बाद। तो यही स्थिति करीब करीब एक रचना की होती है, एक रचनाकार की होती है। वो अपनी सृष्टि का राजा होता है, निर्माता होता है और जो निर्माता होता है, जिसमें सृष्टि करने की क्षमता होती है, वही क्षितिज को भेदने की क्षमता। अन्यथा देखो भेद नहीं रहता है। यदि हमारे ऋषियों ने अनवरत साधना से इस क्षितिज को देखा, इसके रहस्यों के तब तक जाकर उसे उद्घाटित करते। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पुस्तक आपके हाथ में है, आप सब विद्वान हैं, उसे समझ ही लेंगे। मैं अपनी शुभकामना देता हूँ रश्मि को कि क्षितिज को भेदने की इसका अनवरत यात्रा सफल हो और निरंतर चले। बहुत सारगर्भित सुललित शब्दों में आशीर्वचनों का यह प्रवाह अनवरत चल रहा है और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे अभिभावक साहित्य मनीषी डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र। संसार में अगर कोई बहुत कठिन कार्य हो सकता है तो वह कार्य है साहित्य लेखन।
साहित्य लेखन इतना आसान नहीं है, और उसमें भी गद्य की बजाय पद्य लेखन तो और भी कठिन है। अगर शास्त्रीय ढंग से लेखन का कार्य हो रहा हो तो, और ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुस्तकों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर दे, यह अद्भुत बात है। और वह भी 4 दिन पहले, आज 10 तारीख है और 14 को हिंदी दिवस का आयोजन होगा, न केवल भारत में बल्कि जहाँ जहाँ हिंदी पट्टी के लोग रहते हैं, हिंदी प्रेमी लोग रहते हैं, उन देशों में भी। और ये सुखद बात है कि आज के दिन दिल्ली में विश्व के तमाम लोग, बड़े अध्यक्ष लोग पधारे हुए हैं और वहाँ एक विश्व बंधुत्व विषय पर कई प्रस्ताव पारित हो रहे हैं और विश्व को एक परिवार की तरह माना जा रहा है। उसने इस पुस्तक का मेरे ख्याल से, मेरे विचार से क्योंकि इस पुस्तक का शीर्षक ही ऐसा है, क्षितिज के द्वार। क्षितिज तक तो सीमा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति असीम में चला जाता है तो बहादुरी, शौर्य, पराक्रम कभी सामने आता है। और यह और कोई दूसरा नहीं कर सकता, वो साहित्यकार ही कर सकता है। मैंने शुरू से ही, जब से रश्मि को मैंने जाना है, तभी से इनकी कविताओं को भी जाना है और पढ़ता हूँ, पुस्तक के रूप में या फिर पत्र पत्रिकाओं में। इनके पास शब्दों का भंडार है और ऐसे भी ये शब्दाक्षर के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो शब्दों की कमी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी जो कवि कर्म करते हैं वे बड़े कंजूस हो जाते हैं। ये कंजूसी इनके पास नहीं है। एक ही बात को कहने के लिए इनके पास अनेक शब्द, और एक पूरी इस पुस्तक को मैंने अभी एक किताब पढ़ी, कविता है कि जिसके पास जाना है, उसको मैं देख रहा था। तो उसमें हमने ये देखा कि नैराश्य का कहीं स्थान नहीं इनकी कविताओं में, क्योंकि आज जो कविताएं, आज की जो नई कविताएं आ रही हैं, उसमें निराशावाद को इतना प्रश्रय दिया जा रहा है, इतना अधिक प्रश्रय दिया जा रहा है कि आदमी पढ़कर परेशान हो जाता है कि क्या करें, क्या हम निराश हो जाएं। लेकिन इन्होंने जो ज्योति जलाई कविता के माध्यम से, उस ज्योति में प्रकाश है, संभावनाएं हैं, क्योंकि साहित्य में ही संभावनाएं हो सकती हैं और कई नहीं हो सकती। क्योंकि साहित्यकार जो कल्पना करता, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सारे काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? उसका स्रोत कहाँ है? उसका स्रोत साहित्य है। आपने सुना होगा महाभारत के वन पर्व में एक कथा है एकलव्य की। कुछ लोग एकलव्य को जात विशेष के रूप में लिखते हैं और राजनीति करने वाले अलग अलग ढंग से सोचते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, वन पर्व में पढ़ लीजिए, वो एकलव्य उस जरासंध के सेनापति का बेटा था। अब आप सोचिए कि जो सेनापति का बेटा हो सकता है वो कैसा प्रबुद्ध होगा, और तब उसने धनुर्विद्या की।
और उसने जो कमाल किया, उसने जो दिखाया, कुत्ते को बाण से ऐसा उसके मुंह को बंद कर दिया गया, जब बाण निकाले गए तो उसके मुंह में घरों टिकट नहीं। ये 3 पॉइंट है, और ये काम कलाम साहब ने जो अग्नि मिसाइल करके वो वहां से आया है। तो मैं कहना चाहता हूँ विज्ञान का जो आधार है वह साहित्य है, और हमारे साहित्यकार खोज करते हैं, कल्पना करते हैं। मैंने कहा कि संभावनाएं अगर हैं तो साहित्य में। संस्कृत में एक श्लोक है, एष बंध्या सुतो जाति शेखर मृग कृष्णिका जले स्नान षष्ठिंग धनुष है। अब आप सोचिए कि सब असंभव है। अगर बंध्या का पुत्र है तो बंध्या कहाँ रहेगी? एष बंध्या सुतो जाति, अक्षय पुष्प आकाश का फूल सिर पर लगाए हुए, और कृष्णा के जल में स्नान किए हुए, और खरहे की सींग को धनुष बनाए हुए जाते हैं। तो ये काम साहित्यकार ही कर सकता है, और कोई दूसरा ये संभावनाएं साहित्य नहीं है। और रश्मि के पुस्तक की कविताओं में संभावनाओं की कमी है। ये प्रश्न करते हैं और प्रश्न करके छोड़ते नहीं। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग हैं केवल प्रश्न ही प्रश्न किए जा रहे हैं। इनकी कविताओं में आप पढ़ेंगे तो प्रश्न के साथ समाधान हो। तो ऐसा प्रश्न क्या, ऐसा कवि क्या जो प्रश्न केवल किए जाए और समाधान न दे? इनकी कविताओं की विशेषता है। और मैं कह रहा हूँ कि इनकी कविताएं सकारात्मक, व्यक्तिगत भी होती हैं, समष्टिगत भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अपनी ही पीड़ा को व्यक्त करते, अपनी पीड़ा को समाज की, समष्टि की पीड़ा समझकर और उसको व्यक्त कर। तो ये खूबियां हैं, बातें तो बहुत हैं और समय भी कम है, कुछ भी है। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ आशीर्वाद देता हूँ। निरंतर प्रयास करते हैं। धन्यवाद। पिछली बार मुझे याद है दिसंबर माह में जब डॉक्टर रश्मि की 3 रचनाओं का लोकार्पण हुआ था, तो हमारे अभिभावक ने गया की महादेवी के रूप में डॉक्टर रश्मि को नवाजा था। आपका यह आशीर्वाद पुष्पित पल्लवित होता हुआ आज रश्मि को क्षितिज के उस पार तक जाने को विवश कर दिया। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अब उस पार तक जाने में जिनके प्रति आशीर्वाद की आवश्यकता है वे हैं प्रोफेसर नीरज कुमार सर, क्योंकि बगैर भूगोल की परिक्रमा के हम उस पार तक की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रोफेसर नीरज कुमार। इस सभागार में उपस्थित अतिथिगण, देवियों एवं सज्जनों, आज इस सभागार में डॉक्टर रश्मि के चौथे काव्य संग्रह पुष्पाक्षितिज के जाना है के विमोचन के अवसर पर अपने को शामिल करके मैं बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली पा रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस आयोजक मंडल का, जिन्होंने हमें यहाँ निमंत्रित किया और काफ़ी विद्वान लोगों के साथ मंच साझा करने का एक हमें मौका मिला। मैं तो ये जानता हूँ कि डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी एक अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं, और लेकिन कभी कभी मैं संशय में पड़ जाता हूँ इनकी हिंदी की कृतियों को देखकर और उसके विषय में जानकर कि ये अंग्रेजी की व्याख्याता हैं कि हिंदी की व्याख्याता हैं, या अभी तो दोनों हैं।
इनकी दोनों भाषाओं पर जो पकड़ है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। और मैं ये शुभकामना देता हूँ इन्हें कि इसी तरह से ये इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आगे बढ़ती रहें और दोनों भाषाओं पर बराबर का जो उनकी जो पकड़ है वो बनी रहे और एक एकेडमिक फील्ड में ये अपना स्थान बनाएं और जितनी भी कृतियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचे और लोग इससे लाभान्वित हों, ये हमारी शुभकामना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार पुनः डॉक्टर रश्मि को बधाई देता हूँ और आने वाले समय में इनकी और रचनाएं हमारे सामने आएं, इसकी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थी भूगोल की परिक्रमा, जिन्होंने बड़ी बारीकी से ये समझने का प्रयास किया कि डॉक्टर रश्मि चतुर्दिक है या एक जगह अस्थिर है। और आपने साबित कर दिया कि सिर्फ रश्मि अंग्रेजी तक ही सीमित नहीं है, डॉक्टर रश्मि हिंदी की ओर भी उतनी ही तेज गति से दौड़ लगा रही है जितनी तेज गति से अंग्रेजी को उन्होंने पकड़ रखा है। और इसके अलावा भी जहाँ तक मेरी ज़्यादा जो बात होती है, बंगला और संस्कृत के प्रति भी रश्मि का झुकाव है, उस पर भी ये अपना एकाधिकार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आरंभ हो चुका है। और अब इन आशीर्वचनों की कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा गया प्रभात खबर के हमारे संपादक श्री कंचन सिन्हा जी, अपने आशीर्वचनों के साथ श्री कंचन सिन्हा जी। इस आयोजन के अध्यक्ष जी, मंच पर मंचासीन तमाम प्रमुख जन, रश्मि जी को मैं कई वर्षों से जान रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। इनकी जो आज चौथी रचना आई है वो आप लोगों के सामने है। मैं देखता हूँ कि सामाजिक राजनीतिक चेतना के प्रति जो स्पंदन है वह इनकी रचनाओं में मिलता है, प्रकृति प्रेम मिलता है। तो इन तमाम चीज़ों का जो समावेश मैं देखता हूँ कि इनकी कई रचनाएं, जो 3 किताबें मैंने पहले भी पढ़ा है, देखा है, और इसका भी 1-2 कविता मैंने पढ़ ही रहा था, तो मैंने देखा कि उनमें ये 3 चीज़ों का समावेश होता है। मैं रश्मि जी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आगे भी इनकी लेखनी निरंतर जारी रहे हम लोगों के हाथ में, और इनकी आगे भी जो रचनाएं हैं वह हम लोगों के हाथ में हो। इन्हीं आशीर्वाद के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कंचन भाई। और अब केंद्रीय विद्यालय से चलकर यहाँ तक की यात्रा जिन्होंने तय की, आपके आशीर्वचन से मैं चाहूँगा यह मंच आप्यायित हो श्री वीरेंद्र कुमार जी। सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई विशासन कंचन बाबू, उपस्थित सभी विद्वान, नीरज बाबू, आने वाले जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सभी
विद्वान लोग को मैं फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ। विमोचन पुस्तक उस पार क्षितिज के जाना है शब्द। ये जो पुस्तक का जो शीर्षक है, यह शीर्षक ही अपने आप में बहुत गंभीर है। हम लोग साहित्य के उस क्षेत्र में पाठक के रूप में हैं। गंभीर इसलिए है कि क्षितिज के खोज करते करते लोग कहाँ पहुँचते हैं, क्षितिज तो कभी किसी को मिला ही नहीं है। अर्थात कविता की विशेषता यह है, इस पुस्तक की विशेषता है कि हमको सदा लगातार प्रयत्न करते रहना है और वहां तक जाना है। डॉक्टर रश्मि मैडम की चर्चाएं महाविद्यालय के प्राध्यापिका के रूप में तो रही ही है। हमारे साथ इनका जुड़ाव शिक्षक के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन से शुरू होता है, जहां जब ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में केंद्रीय विद्यालय बिहटा से स्थानांतरित होकर के गया केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में आई थी, एकदम बिल्कुल हम लोग उम्मीद भी नहीं ऐसा कर पा रहे थे कि रश्मि भी इतनी उभर कर यहाँ तक पहुँचेंगी। आज मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए भी इस बात को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से ये निकलकर आज जिस धारा में ये सम्मिलित हैं, जिस क्षेत्र में ये पहुंच रही हैं, ये दोनों योगदान काफी सराहनीय है। डॉक्टर रश्मि हमारे विद्यालय में शिक्षिका के रूप में आई। छोटे बच्चों को पढ़ाने से लेकर के आज बड़े बच्चों तक ये पढ़ा रही हैं। यहाँ तक का जो इनकी यात्रा है यह अद्भुत है। इनके नाम में जो शब्द है रश्मि, जिसको हम लोग खुद देखते हैं कि रश्मि कोई एक किरण की बात नहीं है, एक पुंज है पूरा। और उस सूर्य के उस पूरे पुंज में जो 7 रंग है, जिसे हम इंद्रधनुष की बात करते हैं, इंद्रधनुषी रंग बनता है और मनमोहक है। आज इस रचना के माध्यम से इन्होंने और अपने शब्दाक्षर के माध्यम से जो जिस रूप में ये आगे बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है कि एक दिन एक विशेष इंद्रधनुष का निर्माण होगा। और इसी कड़ी में शायद वर्ष 2022 में 3 इनकी 2 पुस्तक नहीं 3 पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई है। चौथी पुस्तक है 23 में। और मेरी यह कामना है कि सदा इसी प्रकार से ये अपने आप को रचनाओं के माध्यम से गया शहर की पहचान तो बना ही रही है। एक विशेष पटल पर, साहित्य के पटल पर भी अपनी पहचान बनाती रहें और हम सबको कुछ न कुछ पाठकों को एक विशेष संदेश देते रहें। इनकी पहली रचना जो मुझे याद है, बसंत। हाँ, कविता बसंत बन जाती है कि कविता जब बसंत की बात करती है तो देखिए बसंत भी अपने आप में एक अद्भुत मौसम है। उस मौसम से शुरुआत होकर के अब ये अनवरत यात्रा चल रही है, क्षितिज के उस पार जाना है। अर्थात जीवन में हमें कभी भी रुकना नहीं है और सचमुच रश्मि रुकने का नाम नहीं है। तभी तो केंद्रीय विद्यालय विश्वविद्यालय महाविद्यालय से होते हुए आज इस ओर अग्रसर हैं। मेरी फिर से कामना है कि इसी तरह से आपकी रचना हमेशा आते रहे और आप इस तरह से गया शहर में कुछ हमारे विद्वान लोग हैं जो पुराने खास करके संचालक महोदय हैं, बहुत सारे यहाँ के जो रचनाकार लोग थे, साहित्यकार थे, जिनके नाम यहाँ ली गई है, उनकी कवि को अब लगता है कि इस रूप में रश्मि आगे बढ़ाने का काम करेगी और हम लोग का पूरा समर्थन इस रूप में रहेगा कि रश्मि अपने साहित्य की जो विधा है, काव्य विधा, हम नहीं मानते हैं कि खाली काव्य ही विधा इनके पास है, गद्य विधा इनके पास भी है। ये गद्य और काव्य दोनों क्षेत्र है। हमारे बड़े भाई कृष्णा सर ने कहा कि कविता लिखना सचमुच बहुत जटिल काम है, सचमुच जटिल काम है। क्योंकि साहित्य के आदमी होने के नाते मुझे ये लगता है कि कहानी तो हम लिख सकते हैं, बातें गढ़ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन एक किरदार के रूप में साहित्यकार में खास करके कवि का जो अर्थ है, जिस रूप में, चाहे हास्य के रूप में हो, व्यंग्य के रूप में हो या यथार्थ के रूप में हो, इसको प्रस्तुत करना एक बहुत कठिन काम है
और रश्मि जिस कठिन काम को कर रही है, संचालित कर रही है, मुझे खुशी हो रही है और कामना है फिर से कि इसी तरह से बढ़ती जाए। हमारी शुभकामना इनके साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय सर। रश्मि के उस काल से इस काल तक जहाँ विद्यालय से महाविद्यालय तक की यात्रा का सफर डॉक्टर रश्मि ने किया और अब विश्वविद्यालय की ओर तो जाना ही है, लेकिन उससे भी आगे क्षितिज के उस पार तक जाने की कल्पना रश्मि के जहन में हिलोरे मार रही है। ये आप सबका साथ मिला, आप सबका सहयोग मिला इनकी इस यात्रा के क्रम में। और सबसे बड़ी बात कि रश्मि के अंदर जो खुद की प्रतिभा बचपन से रही, मैं नहीं जानता उस प्रतिभा का बीजारोपण कैसे हुआ, कहां से हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। इन तमाम प्रश्नों के जवाब के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा इनके जनक, इनके आदरणीय पिताजी, जिन्होंने संस्कारों का ऐसा बीज बोया, आज वो क्षितिज के उस पार तक जाने की बात कर रही है, श्री पी के मोहन सर जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंचासीन कविगण, विद्वत्जन, सभा में उपस्थित आमंत्रित जितने भी हैं, सबों का मैं हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेरी ज्येष्ठ पुत्री ने इस मुकाम को हासिल किया है। आज रश्मि का चौथा ये काव्य संकलन यहाँ लोकार्पित हुआ, जिसे देखकर मैं अपार खुशी का अनुभव करता हूँ। अभी एक प्रश्न आया कि ये कैसे यहाँ तक पहुंची। ये इसके लिए ये बचपन से ही मैंने इसको प्रयत्न कराया था। छोटे छोटे कविताओं से कविता बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी कविता लिखते थे, बचपन से ही लिखते थे। हमारे सभी बच्चे इसी तरह लिखते हैं, तो कोई ज्यादा आगे बढ़ा बस इतनी बात है। तो ये जो है मेहनती रही, काफी मेहनत की और कविता की ओर ये ज्यादा यत्नशील रही, जिसका अब ये आया है अभी समय कि हम इसे इस रूप में देख रहे हैं। मैं इसके इस स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि इसी तरह से वह अपने लक्ष्य की ओर सदा अग्रसित होती रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सबों में से जिन लोगों ने भी चिरंजीवी रश्मि को अपनी शुभकामना दी है, उसका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। ये था वह यात्रा का आरंभ जिसने होनहार बिरवान के होत चीकने बात को पहचाना, और वहीं से जहां बच्चों को खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए, यहाँ एक सुजो के पिता ने उस वक्त रश्मि के हाथों में कलम पकड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम सबके लिए प्रेरणादायी है, यह प्रेरणा का स्रोत है।
आज अगर हम क्षितिज के उस पार तक की यात्रा करना चाहते हैं, अपने बच्चों को वहां तक भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए बचपन से हमें संस्कारों के बीज डालने होंगे। अभी जो आपने देखा छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो गीता के कठिन श्लोकों का शुद्ध उच्चारण आपके समक्ष पूरे अध्याय किए गए, जबकि इन बच्चों के भीतर कहीं से भी दूर दूर तक कोई संस्कार की बात इनके घरों में नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि रसरी आवत जातते सिर पर परत निशान। अगर हम अभ्यास करें, अभ्यास करवाएं, तो जहां पत्थर पे बिल्कुल सपाट पत्थर दिखता है, कहीं निशान नहीं है, वहां पे भी बार बार अगर हम रस्सी को खींचेंगे जैसे निशान बनता है, वैसे किसी भी समाज में, किसी भी परिवार में यदि हम प्रयास करेंगे तो ये साहित्य, ये संगीत और ये कला हमारी आगे अक्षुण्ण रूप से बढ़ती रहेगी। जो हमारे ज्ञान की संस्कृति है, जो हमारे ज्ञान की विरासत है, उस विरासत को हम बढ़ा सकते हैं। और अगर अपने घर में हम अपने बच्चों के पीछे अगर यह प्रयास करें तो पी.के. मोहन और डॉक्टर रश्मि हमारे समक्ष। आप सबसे क्षमा याचना करते हुए मैंने ये विशेष आग्रह किया है कि मैं 2 शब्द रश्मि के आदरणीय पिताजी के लिए करना चाहता हूँ। ये पहली बार मैं उन्हें देख रहा हूँ और मैं उनका इस आयोजन में उत्साह, एक एक चीजों को सही जगह लगाने की बारीक पर्यवेक्षण देखते हुए मुझे लगा कि कहीं न कहीं उनका आत्मीय जुड़ाव है इस पूरे कार्यक्रम से। अभी मुझे परिचय मिला कि रश्मि के पिता हैं और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि वो अनुकरणीय है आज के परिवेश। आज का परिवेश जहाँ हम बच्चों को सिर्फ शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा की आपाधापी में धकेल दे रहे हैं, बिना उनकी क्षमता, उनकी रुचि और उनके गुणों का अध्ययन किए बिना, उसका परिणाम है ये बढ़ती हुई बच्चों में आत्महत्या की संख्या। और अभी मैंने उनका जो संक्षिप्त वक्तव्य सुना तो मुझे लगा कि कितना आत्मविश्वास था उनको अपनी बुद्धि और है। उन्होंने छोटी उम्र से इसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे तराश कर आगे की काम कर। रश्मि जिस मुकाम पर है, ये उनकी अभी यात्रा की शुरुआत है, पड़ाव भी नहीं, किंतु मैं उन्हें बधाई देता हूँ ऐसे सशक्त यात्री के जन्म के लिए और निर्माण के लिए। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, गुरुगृह गयौ पढ़न गुराई अल्पकाल विद्या सब पढ़ी। तो ये अल्पकाल में तमाम विद्याओं का जो अवगाहन होता है वो ऐसे नहीं होता। उसके लिए दशरथ जैसा पिता भी होना चाहिए जो बचपन से वो संस्कार बच्चों के भीतर दे, और पी.के. मोहन जी ने वह करके दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी और सब लोग का देख रहा हूं कि शायद समय हो रहा है। और इस आशीर्वाद सत्र को विराम देने के पूर्व जिनके बड़ी असीम कृपा रही, जिनको हमने आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित नहीं किया था, बावजूद इसके आज उनका आशीर्वाद इस मंच को प्राप्त हुआ। हम हृदय से आराधित हैं, हम गदगद हैं
और बार बार यह कामना करेंगे कि आपका यह आशीर्वाद हमें इसी रूप में मिलता रहे। हम आपके अनुगामी हैं, हम आपके आशीर्वचनों के बराबर अभिलाषी हैं। श्री कौशल किशोर त्रिवेदी जी जो आज तक अभी तक इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, आपके आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। कौशल किशोर। डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी की इस नई पुस्तक जो उनका चौथा काव्य संकलन है, उस पार क्षितिज के जाना है, के विमोचन के लिए आयोजित इस समारोह के मंच पर उपस्थित विद्वान अतिथिगण, सभाकक्ष में उपस्थित काव्य प्रेमी, देवियों और सज्जनों, अभी संचालक महोदय ने आप सबको बता ही दिया कि मैं अनवांटेड गेस्ट हूं। मैं आमंत्रित नहीं था, मैं किसी वजह से गया में था और मैं पकड़ा गया। लेकिन अच्छी बात है कि हमें आप सबने याद तो नहीं किया था, इसके बावजूद मैं आपके समारोह का हिस्सा बना और आप सबके साथ होने का, आप सबके साथ विचार विनिमय का मुझे अवसर मिला। इसके लिए मैं आयोजकों का और इस सभा कक्ष में उपस्थित आप सबका आभारी हूं। अभी अभी आप सबको संबोधित करते हुए हम सब के प्रिय आदरणीय सम्माननीय प्रोफेसर दीनानाथ जी ने एक बात शुरू की थी और वो साहित्य पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि साहित्य के सामने एक कैसा संकट आज की तारीख में दिखने लगा है, और यूं ही नहीं कहा उन्होंने, इसका मजबूत आधार है। उन्होंने जो चिंता जताई है इसकी बहुत मजबूत वजह है। हम सब शांत मन से अपने परिवेश को देखें, आप अपने परिवार से शुरू करें और बाजार तक जाएं। आप देखिए कहां कैसे क्या कुछ चल रहा है और उसमें साहित्य को जरा ठीक से देखिए, खोजिए। मैं उनसे 100% सहमत हूं कि पिछले कुछ एक दशकों की हमारी जो जीवन पद्धति है, जो जीवन प्रणाली है, उसने हमें उस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां हमने अपनी उस अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण विधा, जिसे साहित्य भी कहते हैं अक्सर, उसे हमने मुश्किल में डाल रखा है। मैं तो इस बात से ही प्रसन्न हूं, और ये बात हाल में देवघर में हुए एक आयोजन में मैंने अपने संबोधन में कही भी थी कि हम सबके लिए, जिसके मन में भी साहित्य के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, ऐसी रचनाओं के लिए जरा भी सम्मान हो, जरा भी कंसर्न हो, उन सबको इस बात से बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि आज भी अभी ऐसे समारोह हो रहे हैं। मेरा डर तो ये है कि क्या आज से 20, 25, 30 वर्षों के बाद भी ऐसे समारोह होंगे। मेरी चिंता ये है। उद्घोषक महोदय ने आप सबको बताया, मुझे कभी अवसर मिला था तो मैं लगभग 8.5-9 वर्षों तक आप सबके बीच रहा यहाँ पर, और गया में रहते रहते अपने पत्रकारीय जीवन में मैंने अपने सहयोगी कंचन जी बैठे हैं और दूसरे कई साथियों के साथ हम लोगों ने एक सर्वेक्षण कराया था, और उस सर्वेक्षण का जो नतीजा था इतना भयानक था। हर व्यक्ति को, जो भी जरा भी संवेदनशील व्यक्ति, हर व्यक्ति को चिंतित करने वाला वो नतीजा था। और हमने उस सिलसिला को आगे भी बढ़ाया। झारखंड में भी मुझे अवसर मिला तो मैंने वहां भी चेक कराया, ये देखने की कोशिश की कि गया में जो हमारी फाइंडिंग थी, गया में जो परिणाम हमारे सामने था, कहीं उसमें किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं थी। आप सबको आश्चर्य हो सकता है कि बिल्कुल हूबहू परिणाम आए वहां पर भी।
इससे पता चलता है कि समाज में जो कुछ हो रहा है, हमारी जो भारतीयता की बाउंड्री है, जो सीमा रेखा है, उसके अंदर लगभग चारों तरफ एक जैसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। जहां गिरावट है, जहां क्षरण हो रहा है, वो अनवरत होते ही जा रहा है। याद होगा कंचन जी, हम लोगों ने एक सर्वेक्षण जो कराया था कि गया में, मैं इस पर बोल रहा था कि आज भी लोग पुस्तकें लिख रहे हैं, पुस्तकों का विमोचन हो रहा है। ये मुझे तो बहुत सुविधाई लगता है और इस बात से बहुत प्रफुल्लित रहता हूं, चलो अभी हो रहा है। और शायद हम लोग जब तक बचे, अगर इक्का दुक्का ऐसे समारोह होते रहे, कुछ पुस्तकें आती रहे, मुझे नहीं लगता और ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप सब इसे कितने गंभीरता से सोच रहे हैं, कितनी गंभीरता से आप सब ले रहे हैं। सुन तो रहे हैं, लेकिन सचमुच कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। बड़ा संकट है। और मेरी चिंता यह, व्यक्तिगत तौर पर मेरी चिंता यह है कि शायद सभी लोग एक समान गंभीरता के साथ इस संकट को देख नहीं रहे। यह संकट है बड़ा, अगर आपने नहीं तो अगली पीढ़ी को भोगना है। जो आपके साथ की पीढ़ी है उसी को भोगना होगा। और ये इस वजह से है कि हमारे समाज में पुस्तकें खरीदने, पढ़ने, लिखने, रचने की तो बात ही छोड़ दीजिए, खरीदने पढ़ने की आदतें त्यागने की जो शुरुआत की है, वो लगातार तेजी से वो आदत हमारे जीवन में गंभीरता के साथ हमारे जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। और कविताओं का पुस्तकों के रूप में आना, जो मैंने कहा कि सचमुच बहुत सुखद है हम सबके लिए, जिन लोगों का भी साहित्य में जरा भी जिनकी रुचि हो, उन सबके लिए। और ये इसलिए कह रहा था, जिन सर्वेक्षणों की बात मैं कर रहा था, और जो लेटेस्ट सर्वेक्षण करवाया हूं झारखंड के एक हिस्से में, वहां की फाइंडिंग आप सुनेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे कि पूरे वर्ष भर में जहां 4.5 करोड़ की लोग किताबें पढ़ रहे थे, वही समाज उसी काल में एक वर्ष में 4.5 करोड़ की किताबें खरीदी जाती हैं, बिकती हैं, और वहां पर 29 करोड़ की शराब पीते हैं। आप 4.5 करोड़ का किताबों का कारोबार है सर, और शराब का कारोबार 29 करोड़ का। ये हमने सर्वेक्षण गया में भी कराया था, तब 16-18 अगर कहीं लॉक हुआ था। तो जरा सोचिए आप अपने समाज की अवस्था को, कहां जा रहे हैं। और मेरी अनुभूति रही है आप सबके साथ विचार विनिमय का जो लंबा दौर रहा है, उसमें जो कुछ सीखा हूं, समझने की कोशिश की है आप सबको, खुद को, समाज को, उसमें यह कि जिस किसी भी समाज में अगर साहित्य और संगीत, इन दो को आप प्रश्रय देंगे, इन दो को आप समहाउ अपहोल्ड करने की कोशिश करेंगे, इन्हें जगह मिलेगी, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके समाज से कम 2 चीज, जो मैं इससे शायद पहले के भी समारोह में कई बार कहा हूं, कि क्राइम और करप्शन, भ्रष्टाचार और अपराध, ये 2 के बारे में आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। जिस किसी भी समुदाय में, जिस किसी भी समाज में संगीत की धारा बह रही है, जहां साहित्य को लोग बल प्रदान कर रहे हैं, उनका आप अध्ययन करके देखिए, उनकी दशा हमारी जैसी नहीं है। और दुनिया के कई ऐसे हिस्सों में ऐसे प्रयोग हुए हैं, या ऐसे प्रयोगों को लोग बल दिए हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, और वो हमारी देखा देखी कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने बहुत पहले त्याग करके नया रास्ता अख्तियार कर दिया। मुझे तो कभी कभी लगता है 1990 का दशक याद आता है तो सोचता हूं कि काश अगर 1990 का दशक आता ही नहीं इस दुनिया में। लेकिन हम उस कालखंड को रोक नहीं सकते थे, वो आया और उसने अपना प्रभाव हमारे जीवन पर छोड़ा है, और उससे हम दूर भी नहीं हो सकते, उसको हम दूर भी नहीं कर सकते। उसके साथ ही संघर्ष करके अब हम जिन संकटों की बात कर रहे हैं, जिन आशंकाओं को लेकर के परेशान हैं, चिंतित हैं, उनसे जूझना है। और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शिनी जैसे
युवा साहित्यकार, रचनाकार, कवि ये प्रयास कर रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। ये हम सब भी महसूस कर सकते हैं। और मेरा अपना एक अध्ययन है, जो चीजें पढ़ते और हमारी आंखों के सामने से गुजरती रही हैं, उनको देखने पढ़ने के बाद, सोचने समझने के बाद, कि आप देखें कि अभी हमसे कोई एक बच्चा कह भी रहे थे, एक दो शब्द उन्होंने, एक दो वाक्य उन्होंने कहा भी, कि आमतौर पर बोलना बहुत आसान है। आप किसी भी फोरम में रहें, आप जैसे चाहें जाकर के बोल दें, और पढ़ना थोड़ा उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। इसीलिए आप घरों में भी देखेंगे बच्चे शोर ज्यादा मचाते हैं, उनको पढ़ने के लिए कहीं तो थोड़ी आपको ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहेंगे और शोर बाकी मचाते हैं। अब पढ़ने की तुलना अगर आप लिखने से करेंगे तो आप देखेंगे कि पढ़ना थोड़ा ज्यादा आसान है, लिखना उससे थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। और ये प्रयोग आप अपने घरों में भी करके देख सकते हैं, और रोज जो चीजें चल रही हैं आपके आसपास उसमें भी आप देखेंगे तो इसकी झलक मिलेगी। अब जब लिखने जाइए तो कुछ भी लिखना हो तो बहुत आसान है, पत्र लिखना हो तो बहुत आसान है, मेरी निंदा में कुछ 2-4 अध्याय लिखना हो तो वो आपके लिए बहुत आसान है। किसी का पूरा ऊपर से नीचे तक ठीक ठाक स्कैन कर देने को आपको कह दिया जाए तो बहुत आराम से आप कर देंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि आप सुचिंतित तरीके से साहित्य पर कुछ करिए, साहित्य रचना के बारे में सोचिए, आप देखिएगा अब मुश्किल बढ़ेगी। साहित्य की रचना बहुत मुश्किल है, साहित्यिक दृष्टि से कुछ लिखना पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट है। और इसीलिए हमारे बीच में लिखने वाले बहुत हैं, लेकिन साहित्यकारों, रचनाकारों की संख्या कम होती है। और उसके आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि काव्य रचना तो बहुत ही मुश्किल होती है, कविताओं की रचना तो और भी कठिन होती है। इसलिए लोग कहानियां देखेंगे, शॉर्ट स्टोरीज हम लोगों की टेबल पर भरमा रहती है, रोज डेवलप आएगा, रोज बड़ा जब क्या है शॉर्ट स्टोरीज भेजा है किसी ने हमारे फीचर के लिए। तो कहानियां बहुत आसान है, वो चाहे जैसी भी हो। और फिक्शन वगैरह को लोग लेकर के बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा कि वो भी बहुत गंभीर चीज है, उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन जब आप काव्य रचना की तरफ जाएंगे तो और डिफिकल्ट होता है और कठिन हो जाता है। इसलिए रचनाकारों में देखेंगे कवियों की संख्या जो होती है वो कम होती जाती है, और उन कवियों में ऐसे लोग जिनको आप कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी रचनाओं में पूरे ब्रह्मांड को कोशिश की है समाहित करने की, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं आपको। और ऐसे कवि है बहुत ढेर सारे लोग हैं, लंबी सूची होगी, लेकिन जो लोग नए दिख रहे हैं, जो लोग नई ऐसी रचनाएं करते दिख रहे हैं, डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी उनमें से एक है, जिनकी रचनाओं में कलकत्ता से कोई एक सज्जन अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, और वो इनको जानते हैं, वो हमसे पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो किस विधा में लिखती हैं। मैंने कहा कि ये मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं कह नहीं सकता, ये जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो सब चीज लिख रही होती है। वो थोड़े क्रिटिकल रहे होंगे, लेकिन मैंने जब उनको एक्सप्लेन किया था तो शायद उसके बाद इनसे भी बात की हो उन्होंने, लेकिन इनमें यह है कि ये हर तरह के जीवन के तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करती है। हमारे सहयोगी कंचन जी ने अभी इससे पहले कहा कि कई ऐसी विधाओं की चर्चा की उन्होंने, और जिस पर उनकी नजर भी गई है, और खास तौर पर उन्होंने उस पर बल देकर के लिखा है, लेकिन वो तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करती रही है। मुझे लगता है कि अभी जो हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि गया की धरती ने हमारे यहाँ जो साहित्यकारों को जन्म दिया, जिनका लालन पालन किया, जिनका उत्साहवर्धन किया, जिनको आगे बढ़ाया, और जिन लोगों ने सचमुच आसमान में यहाँ के साहित्य और यहाँ के काव्य रचनाओं का झंडा फहराए, उन लोगों में जिन लोगों का नाम आगे शुमार होते दिख रहा है, उनमें डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी का नाम भी मुझे सामने दिख रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो साहित्य और अपने काव्यात्मक रचना की इस सिलसिले को, इस धारा को
अब बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगी और इसे सचमुच छत्तीस को उस पार ले जाने की कोशिश करेंगी और हम सबको बताएंगे आगे चलकर अपनी रचनाओं से कि छत्तीस के पार आखिर है क्या। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, रचनाकार को भी और आप सभी अतिथि श्रोतागण, आप जितने सब भाग ले रहे इस समारोह में आए अतिथि लोग हैं, आप सबको पुनः धन्यवाद, आभार, प्रणाम। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बड़ी सारगर्भित, सुललित और सुगठित वाणी के माध्यम से आपने अपना आशीर्वचन रश्मि को सांगोपांग प्रदान किया। और अब जिसके लिए हम सब ने अब तक इतनी मशक्कत की, पिता पीके मोहन से लेकर मैं शब्दाक्षर प्रदेश अध्यक्ष तक दिन रात लगे रहे रश्मि को, गया की इस रश्मि को क्षितिज के उस पार तक पहुंचाने के क्रम में अब वो उस किनारे तक पहुंच चुकी है, बस पार करना है। तो मैं एक शुभ सूचना आपको दूं। आज यह मंच जहां रश्मि इतने सारे विद्वत वरेण्यों का, विभूतियों का स्वागत कर रही हैं, आज यह मंच उनके स्वागत को भी तैयार है। और वह मंच अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का है जो इनका सम्मान करना चाहता है। उसके महिला विंग की सदस्या यहाँ पर उपस्थित हैं उनके सम्मान के लिए, तो मैं उन्हें आमंत्रित कर लूं। इसके पूर्व अब मैं उस पार तक जाने की जो यात्रा का क्रम है उस पर चंद अल्फाज सुनना चाहूंगा, चंद शब्द सुनना चाहूंगा डॉक्टर रश्मि से। आखिर कैसे वहां तक की यात्रा की सोच आपके मन में उभरी, बहुत चंद शब्दों में डॉक्टर रश्मि। हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित शब्दाक्षर काव्यानुष्ठान और मेरी चतुर्थ कृति उस पार क्षितिज के जाना है के लोकार्पण में आप सभी यहाँ आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन अतिथिगण और जिस दर्शक दीर्घा में बैठे जितने भी सज्जन और देवियां यहाँ बैठी हैं, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। उस पार क्षितिज के जाना है, ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं कक्षा द्वादश में थी। एकादश द्वादश के समय लिखा था मैंने, मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर यही शीर्षक जो है मेरी किताब का जो है आने वाली काव्य कृति का ये मतलब इसका शीर्षक बनेगा। तो उस समय ये पता नहीं था, शीर्षक तो मैंने ही दिया है इसको, लेकिन उस समय कुछ ऐसी, क्योंकि जब व्यक्ति छात्र जीवन होता है तो उसके मन में बहुत सारी आशाएं होती है, बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है। इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए तमाम विपरीत परिस्थितियां जो उस समय थी उसको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने का निश्चय लिया था और कविता लिखी थी। वही कविता जो है आज इसमें जो है संकलित भी है, उसी के नाम पर ये किताब का नाम उस पार क्षितिज के जाना है। मैं इसका कथन यदि आप लोग की अनुमति हो तो आप लोग के समक्ष पढ़ना चाहूंगी। कविता वसंत बन जाती है, नए गीत हम गाएंगे तथा नव्य मुक्तक माला के उपरांत प्रकाशित होने जा रहे मेरे चतुर्थ काव्य संग्रह उस पार क्षितिज के जाना है में संकलित अधिकतर कविताएं मनुष्य को नव आशा तथा नूतन स्वप्नों के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने की प्रेरणा देती हैं। बचपन से ही मेरे हृदय में देश तथा समाज के लिए प्रेरक, शुभ तथा उपयोगी कार्य करते रहने की अभिलाषा रही है। जीवन में आने वाली अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य भी किसी अलौकिक शक्ति ने हमेशा ही मेरे अंदर उम्मीदों के दीप को प्रज्वलित रखा है। प्रगति पंथ पर आने वाली बाधाओं ने मुझे सदैव ही पहले से और अधिक मजबूत बनाया है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, किंतु हमें अनवरत रूप से नश्वरता के मध्य